नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है और उन 9 कैंडिडेट की लिस्ट में बाकी 8 नामों पर तो कोई खास हलचल नहीं मचनी थी। हरियाणा से किरण चौधरी को भेजा जाना तय ही था। ठीक इसी तरीके से जॉर्ज कुरियन को कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना ही था, वो मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। रामेश्वर तेली को असम से एडजस्ट करने की बात पहले से चल रही थी और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक सीट छोड़ने की बात थी, वो सीट छोड़ ही दी गई। दूसरी तरफ आप देखें तो नवनीत बिट्टू, जी हाँ, चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें भी शपथ लेने के 6 महीने के अंदर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही था, तो उनका नाम भी डाल दिया गया। लेकिन जो एक नाम सबको चौंका रहा है, वो एक नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, जो देश भर के वकीलों का सबसे बड़ा संगठन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का नाम है। मनन कुमार मिश्रा मूल रूप से गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। एक बार वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बताया जा रहा है कि शायद वो बैकुंठपुर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। मनन कुमार मिश्रा को संसद में क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल, और इस सवाल के पीछे छिपे निहितार्थ को यदि समझना हो, इसके अर्थ को यदि समझना हो, तो जरा उस दौर को याद कर लीजिए जब नरसिम्हा राव सरकार ने पहली बार इस देश में किसी जज के ऊपर आए महाभियोग 1993 में रामास्वामी मामले पर कपिल सिब्बल से रामास्वामी का बचाव संसद में करवाया था, जबकि वो संसद के सदस्य नहीं थे बल्कि रामास्वामी की तरफ से जवाब देने के लिए उपस्थित हुए थे। उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि सरकार को बड़े वकीलों की जरूरत महसूस होती है। ताजा उदाहरण मनीष सिसोदिया मामले और इंडिया अलायंस को कई सारे मामलों में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर कई बार देखा गया कि कई राज्यों में गलत तरीके से राजभवन का इस्तेमाल कर बनाए गए सरकारों को पलटकर जो इस देश में विपक्ष की सरकारें बनी, उस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी को, उनकी जो भूमिका थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी को भी राज्यसभा दिया गया, तेलंगाना से भेजा गया। और अब जब लेटरल एंट्री समेत कई मुद्दों पर सरकार फंसी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो गुजरात से आने वाले हैं, मूल रूप से गुजरात के बताए जाते हैं, तुषार मेहता की दलीलें सरकार के बचाव में बहुत काम नहीं आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या अब मनन मिश्रा को भेजा जा रहा है? तुषार मेहता इस देश के जाने माने वकील है और कोई जरूरी नहीं कि सारे वकील अपने मुकदमे जीत जाए। कपिल सिब्बल भी सारे मुकदमे नहीं जीत पाते, राम जेठमलानी भी सारे मुकदमे नहीं जीत पाते थे। लेकिन सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकीलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। आखिर क्या नौबत आई कि मनन कुमार मिश्रा को भेजा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए? इसके निहितार्थ को आज की तारीख में आप तब समझ सकते हैं जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर देखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ चला गया। जब महाराष्ट्र के मुद्दे पर देखें, इस कदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बीजेपी को उलझाया कि अब ऑपरेशन लोटस भी संभव नहीं हो पा रहा है और पार्टी के व्हिप की नियुक्ति में पार्टी के अध्यक्ष को इतने सारे अधिकार मिल गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नया अध्यक्ष भी नहीं बना पा रही है कि अध्यक्ष के बनने के बाद कहीं दिल्ली से झोला उठाने का फरमान ना पार्टी व्हिप के माध्यम से अध्यक्ष जारी कर दे। कई सारे मसले हैं, तो क्या इन मसलों को लेकर मनन कुमार मिश्रा को लाया जा रहा है? आज इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मनन कुमार मिश्रा को लाए जाने के पीछे की अंक गणित बीजेपी के लिए क्या है, इसको समझने के लिए हमें देश के किसी जाने माने वकील के साथ बैठना होगा, तब जाकर ये मामला शायद समझ में आए। लेकिन बिहार से मनन कुमार मिश्रा को उनके गृह राज्य से भेजने की जो तैयारी है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है और क्यों बीजेपी ने जेडीयू को एक भी सीट नहीं दी, यदि इस बात पर गौर किया जाए तो पिछले 2 दिनों से आप न्यूज लॉन्चर पर ऋषि मिश्रा के साथ जो हमारी चर्चा हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। जनता दल के अंदरूनी सूत्र, जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड अपनी राज्यसभा की दोनों सीटों पर दावेदारी तभी छोड़ेगी जब बिहार के विधानसभा चुनाव में, जो तय समय से पहले होना अवश्यम भावी बताया जा रहा है, उस विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से
140 या 141 सीटें, यानी 2005 या 10 का जो फॉर्मूला है, जब बीजेपी जेडीयू का अलायंस था, उस फॉर्मूले से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़े। और बची हुई 102 या 3 सीटें, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद लड़े या चिराग पासवान को साथ में लड़ाए, जीतन राम मांझी को साथ में लड़ाए, मुकेश सहनी को लाकर साथ में लड़ाए, जिसे चुनाव लड़ाना है लड़ाए, वो जदयू का कंसर्न नहीं है। जेडीयू इतनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर हुए होने वाले उपचुनाव में एक भी सीट ना ले, उसका सीधा मतलब न्यूज लॉन्चर की इस खबर पर मुहर लगी है कि जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा की दोनों सीटों को तभी छोड़ने के लिए तैयार है जब उसे राज्य की विधानसभा में 140 विधानसभा सीटें मिल जाए। तो क्या इस शर्त पर अंदरूनी तौर पर डील फाइनल हो गई है? लगता तो यही है, क्योंकि इस तरह की डील के बारे में कोई पार्टी या कोई पार्टी का प्रवक्ता, आमतौर पर प्रवक्ताओं के पास उतनी जानकारी होती भी नहीं है आज के दौर में। आला कमान कल्चर के दौर में कई पार्टियां तो ऐसी है जहां अध्यक्ष को भी बहुत जानकारी नहीं होती, फिर आप बाकी चीजें भूल जाइए कि प्रवक्ताओं को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी। जानकारी होगी भी तो उन्हें बताने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की दोनों सीटें, एक खुद के लिए यानी बीजेपी कैंडिडेट मनन मिश्रा के लिए, और दूसरा राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा के लिए देने का जो फैसला किया है, अपनी दावेदारी छोड़ दी है। सरयू राय के नाम की चर्चा थी, मनीष वर्मा के नाम की चर्चा थी। इन तमाम नामों की अटकलों को विराम देते हुए जेडीयू ने अपनी तरफ से जो इन दोनों सीटों पर दावेदारी छोड़ी है, उसके पीछे 140 विधानसभा सीटों की उसकी डील पर लगभग पक्की मुहर लग गई है, ऐसा सामने आता हुआ प्रतीत हो रहा है। जेडीयू चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ क्यों रही है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो चुनाव के पहले जाना क्यों नहीं चाहती, इस अंक गणित को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सीधा सा अंक गणित है कि जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय जनता दल का स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा होता है। 2015 का चुनाव इसका उदाहरण है, जब दोनों ही पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। राजद ने 80 सीटें जीती, जेडीयू ने 71 सीटें जीती। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा चुनाव लड़ती है एक साथ, तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि 2005 के चुनाव में भी देखें, 141 सीटें लड़कर जनता दल यूनाइटेड ने 88 सीटें जीती थी, भाजपा ने 55 सीटें जीती थी। भाजपा 102 पर लड़ी थी। यदि बात 2010 की करें तो सेम फॉर्मूला 2005 वाला था, 141 और 102 का, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें जीती, भाजपा ने 91 सीटें जीती। आज की तारीख में भी 140 सीटों पर यदि नीतीश कुमार की दावेदारी बन रही है और इस दावेदारी के एवज में राज्यसभा की सीटें छोड़ी गई है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को शायद ये लग रहा है कि अब चूंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की, तो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार चिराग मॉडल जैसे किसी राजनीतिक खुराफात की गुंजाइश नहीं ढूंढ सकती। और जब तक ये गुंजाइश ढूंढने की हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार की, तब तक विधानसभा चुनाव कराकर जनता दल यूनाइटेड बिहार में बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ जाए, संभव हो तो राजद से भी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ जाए। राष्ट्रीय जनता दल के पास बहुत बड़ा जनाधार है, और राष्ट्रीय जनता दल के पास बहुत बड़ा जनाधार होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में फेल क्यों हो रही है? मुजफ्फरपुर में आपने दुराचार का मामला देखा, लालू छपरा गांव का यह मामला, और तेजस्वी यादव वहां गए भी नहीं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार की राजनीति ऐसे ही करते हैं कि एक तरह से हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स होती है, ग्लैमर के सहारे चुनाव में जीतने की कोशिश होती है, और फिर उसके बाद जब चुनाव में मात हाथ लगती है तो मंथन के नाम पर कभी प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, तो कभी कोर टीम बदली जाती है, कभी कुछ सामने आता है। खैर, मनन कुमार मिश्रा को जो राज्यसभा भेजने का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कई निहितार्थ हैं, और नीतीश कुमार के द्वारा जो राज्यसभा की दोनों सीटों पर दावेदारी छोड़ने का मामला है, इसके पीछे जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी है। दो बातें बिल्कुल साफ है। आज कोई बिहार के विशेष पैकेज की बात करे, जाति जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को, जिसे हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, रद्द कर दिया था, उसे नवी अनुसूची में डालने का मामला हो, ये सारी बातें आज की तारीख में
आई वॉश की कोशिश है वोटर के बीच। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को पैसा चाहिए अपने राज्य की माली हालत, कर्ज में डूबे हुए राज्य को निकालने के लिए। नीतीश कुमार को विधानसभा की 140 सीटें चाहिए ताकि उन्हें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर अगले 5 साल तक बिहार में राज करना है। यही पर्दे के पीछे की असली राजनीति है। नायडू दिल्ली की दौड़ लगाकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली की दौड़ पर विराम लगाकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। और इसी के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार, जिसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, वो स्थिति बीजेपी के अलायंस पार्टनर के लिए बनती जा रही है, क्योंकि कभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार घिर जा रही है, कभी ब्रॉडकास्ट बिल के मामले पर घिर जा रही है, और आज तो जो सबसे बड़ी मुहमांगी मुराद थी, वो मुहमांगी मुराद जितेंद्र सिंह, जो डीओपीटी मंत्री हैं, कार्मिक राज्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं, उनकी चिट्ठी ने इस मामले को क्लियर कर दिया है कि मंडल पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है तो याद रखिए, 56 इंच के सीने की बात सिर्फ वोटर को भरमाने के लिए होती है। नरेंद्र मोदी समझौते के मामले में कितना झुक जाते हैं, इसका सीधा उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है, जब 22 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया था। और 2 सीटें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड को अपने बराबर 17 सीटों पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई थी उस चुनाव में कि समझौता बराबरी पर होगा, और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था क्योंकि अपनी सत्ता की बात थी। तब तो 282 सीटें लोकसभा में थी, तब नरेंद्र मोदी इतना झुक गए थे कि 22 सीटों में से 8 सीटें जेडीयू को देनी पड़ी। और नंबर के हिसाब से बात करें तो 22 जीतकर 17 पर लड़कर, यानी 5 सीटें जीती से भी कम करनी पड़ी, और जीती हुई में से 8 सीटें जेडीयू को देनी पड़ी थी और सहयोगी दलों को देनी पड़ी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले दम बहुमत वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इतना झुक सकते हैं, तो आज 240 वाले नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार कितना झुकाने की हैसियत रखते हैं। राज्यसभा चुनाव के आज के जिस प्रकार से जेडीयू ने अपनी दावेदारी छोड़ी है, उससे साफ हो जाता है कि 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की जेडीयू की जो इच्छा है, और उस इच्छा को आगे रखकर जो बार्गेनिंग राज्यसभा सीटों पर हो रही थी, न्यूज लॉन्चर अकेला चैनल था जो इस खबर को चला रहा था। आप हमारे टाइमलाइन पर जाकर पिछले 2 दिनों में ऋषि मिश्रा और हमारी डिबेट को देख सकते हैं, उस पर आज मुहर लगती हुई दिखी है। तो देखते जाइए क्या होता है, जो भी होगा। अब दिलचस्प खेल को देखने के लिए तैयार हो जाइए। दिलचस्प खेल सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, अब तो भारतीय जनता पार्टी को वकीलों की फौज की जरूरत भी पड़ने वाली है। लिहाजा वकीलों के कप्तान को ही सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।